स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करती हूँ, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को भी नमन करती हूँ, जिनकी बदौलत भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य देश कहलाता है। आज हमें संविधान में जो हक मिले हैं वो डॉक्टर अंबेडकर जी की ही देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं करी गई हैं, वह भी बाबा साहेब की देन है। उन्हें भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले और सभी को बराबर का हक मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76 गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिले मुख्यालयों पर शैक्षणिक संस्थाओं में सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन का आयोजन किया गया। पवित्र संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था व निष्ठा को दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी का संविधान का मूल भावना से अवगत करवाने की एक अनूठी पहल है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई। आज ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई और भारतीय संविधान को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उन्हीं जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसे इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर ना रहें और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सकें। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण है कि देश की सशस्त्र सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा से। आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया। भाइयों और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। आज हरियाणा की जनता व सरकार के बीच सीधा संपर्क है। हमें प्रशासन में मानव हस्तक्षेप का न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़ा पैमाने पर सफल प्रयोग किया। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग विधवा और दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में जाती। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग पहल गूगल ड्राइव के माध्यम से टच स्क्रीन पीडीएफ फाइल आधारित एक्सेस के साथ ई कंटेंट प्लेटफॉर्म पर सभी पाठ्यक्रमों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2021-22 में उच्च शिक्षा में राज्यवर सकल नामांकन अनुपात 33.3% है। नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात प्रतिशत से अधिक करना है। इस दिशा में हरियाणा प्रदेश काफी आगे। हमारे यहाँ लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 33.3% है। हम 2030 से बहुत पहले ही 50% के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र का डाटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान कल्याण की अनेक योजनाओं को जोड़ा गया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बहुत बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। और बड़े गर्व की बात है कि आपके कैथल जिले से हरविंदर सिंह जी, जो कल ही 2 दिन पहले जिनको पुरस्कृत किया गया पद्मश्री से, ये कैथल के लिए एक बहुत ही गर्व की बात। और पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व जब किया, उसमें भारत के 6 पदकों में से 5 का योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किया, और जिनमें अपने कैथल जिले के हरविंदर जी ने जो है 2020 के अंदर कांस्य पदक जीता और अब 2024 के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। ये हमारे जिले के लिए बहुत ही गर्व की बात। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में लगातार पदक जीतकर हरियाणा का गौरव बढ़ा रहे हैं। हरियाणा खेलों का पावर हाउस। एशियाई खेलों में भी एशियाई खेल 2022 में भारत ने 111 पदक जीते, जिनमें 28 पदकों का योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का था। राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है, और ये सारी बहुत हमारे लिए गर्व की बात। हमने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाना और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित करा है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा में सड़कों का सुधार और नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। TMT, KJP जैसी आधुनिक परियोजना के बाद अब हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी बना रहा है और दिल्ली के सराय काले खां से करनाल तक RRTS रेल लाइन भी स्थापित की जा रही। इन सब परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ आने वाले समय में मिलने वाला है। मेरे युवा साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप C के लगभग 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया तो मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी जी ने वायदा किया था कि वे मुख्यमंत्री पद का शपथ बाद में लेंगे, पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे और मुख्यमंत्री जी ने युवकों से किया गया वायदा अपना पूरा किया। प्रदेश में वर्ष 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन 153.54 लाख टन था, जो कि वर्ष 2023-24 में बढ़कर 208.80 लाख टन हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करी गई, जिसके अंतर्गत साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए का 3 किस्त किसान परिवार को उपलब्ध करवाई जाती है। हरियाणा के किसानों की 100% फसलों की MSP पर खरीद की जा रही और ये हमारी हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल। प्रदेश में 72 सिविल अस्पतालों में 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 532 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2,734 उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही। बिजली विकास की धुरी होती है। औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की मांग को पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2014-15 में 54.91 लाख से बढ़कर 80.56 लाख हो गई। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में 7,250 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जो है यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। पंचायतों, नगर निगम और पालिकाओं में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाया दिया जा रहा है। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए BCA वर्ग में 8% आरक्षण का प्रावधान था। अब BCB वर्ग के लिए भी 50% आरक्षण लागू किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों में BCB वर्ग के लिए 5% आरक्षण लागू किया जाएगा। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया। आज हरियाणा में
निवेशकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान की जा रही है और उन्हें सभी स्वीकृतियों निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों के लिए पहली पसंद बन गया है। हरियाणा राज्य के बस बेड़े में अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2024 तक 753 पुरानी बसों को तब्दील करते हुए नई स्टैंडर्ड बसें शामिल की गई। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वह हिंसा एवं भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रक्रिया में बराबरी का योगदान देते हुए शान से रह सकें तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ एक सुरक्षित वातावरण दे सकें। प्रदेश में गिरते लिंगोपात रोकना तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक धरा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की। सरकार के प्रयासों से अब 10 वर्षों बाद प्रदेश का लिंग अनुपात 861 से बढ़कर 910 पहुंच गया है। इसमें और सुधार के संजीदगी से प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा इसके अंदर प्रथम रहेगा। भाइयों और बहनों, हम सबको ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाले पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना है। हम मिलकर भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएं। हम सब मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करें। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। आइए राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम सभी देश को वर्ष 2044 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव और वैभव की कहानियां सुनते आए हैं। साथ ही स्वच्छ स्वस्थ खुशहाली का भी हम संकल्प लें। जय हिंद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत